नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी के शासन में देश में चौतरफा विकास होने के दावे किए गए थे, लेकिन अभी चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो हर बात अटकी और लटकी नजर आएगी। 23 तारीख को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ गए हैं। आपको पता होगा 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और 10 दिन बाद भी, जी हां, आज दो तारीख है 2 दिसंबर, तो 10 दिन बाद भी सरकार का बनना लटका हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री के नाम पर मामला अटका हुआ है। 25 तारीख से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, लेकिन संसद को भी बार बार अटकाने और लटकाने के झटके मिल रहे हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए आज से जिस इंटर्नशिप स्कीम को मोदी लॉन्च करने वाले थे, वो भी अब लटक गई है। बजट सत्र में इस स्कीम का ऐलान किया गया था और इसके तहत 1.25 लाख भारतीय छात्रों को इंटर्नशिप के मौके दिए जाने की बात मोदी ने कही थी, लेकिन अब इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया है। उधर जीडीपी ग्रोथ गिरकर 5.4% पर आ गई है। इसकी चिंता निर्मला सीतारमण को होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें फिलहाल महाराष्ट्र का ऑब्जर्वर बनाकर देश के विकास के सवाल को होल्ड पर डाल दिया है। बीजेपी की प्राथमिकताएं यानी प्रायोरिटीज साफ हैं। उसे केवल सत्ता में बने रहना है। न किसानों की चिंता है, न युवाओं की चिंता है। किसानों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान जो हैं वो कूच कर रहे थे। अगर विजुअल्स हो तो जरूर ले आइएगा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान कूच कर रहे थे और दूसरी तरफ मोदी सरकार को किसानों की, ये देखिए, ये जो विजुअल्स है आप दीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए। दिल्ली का ये एक तरफ चिल्ला बॉर्डर और दूसरा ये जो है ये है गाजीपुर बॉर्डर, और ये हालात देखिए, ये दिल्ली है। दिल्ली में किसानों का कूच और किसानों की चिंता, सत्ता में बने रहने की चिंता करने वाले नरेंद्र मोदी को कितनी है, इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं, क्योंकि किसानों के 3 कानून, जिसे काले कानून कहते थे किसान, उसके लिए किसानों को इन्हीं बॉर्डरों पर 13 महीने तक धरना प्रदर्शन, हड़ताल, सब कुछ करना पड़ा था, आपने देखा था। दूसरी तरफ मोदी सरकार को युवाओं की चिंता भी नहीं है, न गिरती हुई अर्थव्यवस्था का फिक्र है, न देश के बिगड़ रहे माहौल जो है उसका कोई मलाल है। इन सब में सबसे बड़ी चीज है कि तीसरी बार सत्ता में आकर नरेंद्र मोदी देश के लिए क्या कर रहे हैं, ये सबके सामने है। लेकिन विपक्ष इस बार मोदी को मनमानी करने के लिए खुला मैदान नहीं दे रहा है, और विपक्ष की ताकत का ही असर है कि अब मोदी ने माना है कि संसद सत्र में आ रहे व्यवधान को दूर किया जाएगा और संसद ठीक से चले, इस पर काम होगा। आने वाली 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगी। यह विपक्ष की बड़ी जीत है, क्योंकि कांग्रेस समेत कई दलों ने मांग की थी कि नई पीढ़ी को संविधान के बारे में पता चले, इसीलिए चर्चा होनी चाहिए। तो अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संसद चलने और संविधान पर चर्चा के लिए रजामंदी की है। यह राहत की बात है। लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज इसी संसद का जब सवाल आ रहा है, तो इसी संसद में ऑडिटोरियम में फिल्म देख रहे थे, साबरमती, द साबरमती एक्सप्रेस, ऐसी कुछ। ये देखिए तस्वीर, फिल्म देखने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन द साबरमती रिपोर्ट, जी हाँ, द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने के लिए अपने तमाम संसद में के साथियों, सांसदों और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ फिल्म देखने गए ये नरेंद्र मोदी जी। अच्छी बात है, संसद में एक तरफ संसद गोल, नरेंद्र मोदी साबरमती के हॉल में पहुंचे और संसद में ही ये फिल्म देखने गए। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन इन तमाम मसलों पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं। जयराम रमेश को ले आइए, जरा क्या कह रहे हैं सुनिए। शीतकालीन सत्र का दूसरा हफ्ता, पहले दिन पूरा एक हफ्ता वॉश आउट। आज भी सदन चंद मिनट कह सकते हैं कि चला, उसके बाद ये वॉश आउट कौन करवा रहा है? सरकार करवा रही है। विपक्ष चाहती है कि मुद्दे पर चर्चा, अडानी मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, संभल और अजमेर के मुद्दे हैं, और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर हमने नोटिस दिए है, पर नोटिस का जिक्र भी नहीं होता। हमारे नेताओं को मौका ही नहीं दी जा रहा है क्या 2-3 मिनट के लिए ये विषय उठाएं और कहें क्यों ये मुद्दे इतने महत्व हैं कि हम उस पर नोटिस दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ, पिछले हफ्ता 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आज फिर सोमवार, यानी कि
कितने 4 दिन पिछले हफ्ते और आज 5वां दिन स्थगित हो रहा 10 मिनट के अंदर। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा, पहले 1 घंटे 2 घंटे नारेबाजी हुआ करती थी, हम मुद्दे उठाते थे, हम वेल में जाते थे। हम अपने सीट पर बैठे हुए हैं आराम से, हम कुछ शोर शराफा नहीं हो रहा है, कुछ नाराबाजी नहीं हो रहा है, और बस आते हैं और ये स्थगित किया जाता है। ये सरकार नहीं चाहती है ना, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार चलाना, संसद चलाना सरकार का काम होता है। पर बिल्कुल हम देख रहे हैं इस सत्र में, क्योंकि अडानी। तो यहां बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे जयराम रमेश, और दूसरी तरफ संसद गुल। लगातार आप संसद गुल देख रहे हैं, लेकिन मनोरंजन फुल है। मनोरंजन फुल इसलिए क्योंकि फिल्म देखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोल करके। आप लोगों को याद होगा, क्लासेस बंक करके फिल्में देखने जाते थे कई लोग, हमारे तमाम साथी। आप लोगों में से कईयों ने ऐसा काम किया होगा बचपन में, स्कूल गोल करके फिल्म देखने। आपके मन पसंदीदा कोई फिल्म आई होगी, उस फिल्म को आप देखने गए होंगे, तो ऐसा काम करते रहे हैं। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने साथियों के साथ कर रहे हैं, ये मानकर चलिए। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राहत और आफत का सवाल शिंदे ने खड़ा कर रखा है। दोस्तों, महाराष्ट्र का अगर जिक्र न करें तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तो इधर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राहत और आफत दोनों का सवाल एकनाथ शिंदे ने खड़ा कर रखा है। कहा जा रहा है कि 4 तारीख यानी परसों महायुति की बैठक होगी और 5 को शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन इस सरकार में शिंदे का क्या होगा, शिंदे का काम क्या रहेगा, उनकी क्या भूमिका होगी? क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे वो, या उप मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री का पद लेकर मानेंगे, या कोई और सौदेबाजी होगी? इन सवालों में महाराष्ट्र का मामला उलझा हुआ है, और यह तब और उलझ जा रहा है जब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मैं कॉमन मैन का मुख्यमंत्री रहा हूं पिछले 2.5 साल से। कॉमन मैन, आम आदमी का मुख्यमंत्री रहा हूं, और यही कॉमन मैन कह रहे हैं कि आपको ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए। यह बात कहकर कहीं ना कहीं शिंदे ने अपनी ताकत और अपनी जो इच्छा है उसका यह प्रदर्शन यहां पर कर दिया है। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री का नाम तय करने में लाचारी दिख रही है। मुख्यमंत्री पद के साथ साथ नेता विपक्ष के नाम पर भी फैसला होना बाकी है। महागठबंधन में किसे यह मौका मिलेगा ये फिलहाल तय नहीं है, लेकिन खबरें यह हैं कि बीजेपी इसमें खेल करके एकनाथ शिंदे को विपक्ष का नेता बनने का मौका देगी। देखिए, एक अलग खेल, विपक्ष में एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी समर्थक पार्टी रहेगी सत्ता के लिए, लेकिन विपक्ष का नेता एकनाथ शिंदे को बनाया जाएगा। यह खेल, ताकि सरकार चलाने में कोई दिक्कत ना आए महाराष्ट्र में। यानी एकनाथ शिंदे विपक्ष में बैठकर बीजेपी का साथ दें, ऐसी रणनीति भी तैयार हो रही है। महाराष्ट्र की सियासी चालों के बीच कांग्रेस अब आगे की रणनीति बनाने में जुट गई है। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता पहुंचे, और वहां पर अभी मंथन का दौर जारी है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी की अटकाने और लटकाने वाली रणनीति के बीच अब कांग्रेस और इंडिया गठबंधन किस तरह आगे बढ़ रहा है। विपक्ष ने कैसे छेड़ दी है एक जबरदस्त लड़ाई, और महाराष्ट्र में कैसे बुरी फंसी हुई है भाजपा, इन सब की बात करेंगे। आर पार की लड़ाई में विपक्ष कैसे आगे है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शकील अख्तर जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और प्रशांत टंडन जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ें और सीधे शकील जी, आप फिल्म देखने नहीं गए? संसद भवन में तो आप भी थे। साबरमती रिपोर्ट आप भी देख आते मोदी जी के साथ साथ लगे। संसद में माहौल कैसा चल रहा है जरा ये बताइए। और सबसे बड़ी चीज, आज सहमति किस बात पे बन गई? क्योंकि सुबह मात्र 5 मिनट के लिए संसद की कार्यवाही चल पाई और उसके बाद थोड़ी देर, मतलब पूरा का पूरा मामला जो है वो वैसे ही जा रहा है जैसा इससे पहले हम लोगों ने देखा था।
आखिर चल क्या रहा है और आगे की रणनीति क्या है, जरा बताइएगा। भारत शर्मा जी भी उधर से जुड़ गए हमारे साथ सीधे भोपाल से। भारत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। शकील जी। देखिए राजीव जी, जो आज पीएलबी है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी जिसको कहते हैं, उसमें एक बड़ा अच्छा ऑडिटोरियम है। वहां प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री जो है साबरमती फिल्म को देख रहे हैं और उसी को लेके आज दिन भर गहमागहमी होती रही। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक मीटिंग बुलाई जिसमें सभी दलों के नेता शामिल थे और उसमें जो आप बता रहे थे, ये इंपॉर्टेंट सहमति बनी है कि कल से सदन शुरू हो जाए, कामकाज शुरू हो और संविधान पे चर्चा हो। पहले लोकसभा में होगी, शायद 13 या 14 है, और उसके बाद 16 या 17 को 2 दिन राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो संसद में गतिरोध बना हुआ था, उसको लेके जो जयराम रमेश ने अभी कहा, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आम तौर पे संसद में गतिरोध जो है विपक्ष की तरफ से बनता है। विपक्ष जो है वो संसद की कार्रवाई को रोकता है, लेकिन ये पहली बार देखने में आ रहा है कि सरकार जो है वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने देना चाहती है और दोनों सदनों के जो सभापति है वो तत्काल जैसे ही शुरू होता है उसको कल तक के लिए या 1 घंटे के लिए स्थगित करके और फिर अगले दिन के लिए स्थगित उसको कर देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जैसा जयराम ने भी बताया कि इतने इंपॉर्टेंट इश्यू है कि दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है। पिछला पूरा 1 हफ्ता गया और आज सोमवार का दूसरे हफ्ते का 1 दिन भी चला गया। सबसे बड़ा इश्यू जिसको बार बार विपक्ष उठा रहा है वो है मणिपुर का इश्यू। उसके बाद संभल और अजमेर का, जैसा कि बताया, वो इश्यू, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे इश्यू जो है इतने इंपॉर्टेंट है जिसपे विपक्ष चाहता है कि बातचीत हो। विपक्ष कुछ ऐसी मांग नहीं कर रहा है कि जो नाजायज मांग हो। संसद में अगर इस पे चर्चा नहीं होगी तो फिर वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां चर्चा नहीं होगी, जहां चर्चा होगी। आज आप देखिए कि यूपी के जो कांग्रेस के अध्यक्ष है अजय राय, वो संभल जाना चाहते थे। दिन भर कांग्रेस ऑफिस को लखनऊ में घेर के रखा गया, घरों से कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया। परसों समाजवादी पार्टी के नेता जाना चाहते थे, कल उन्हें नहीं जाने दिया गया, आज कांग्रेस के लोगों को नहीं जाने दिया गया। तो संभल में आप क्यों रोक रहे हैं? इसलिए कि सच्चाई सामने आ जाएगी, असलियत सामने आ जाएगी। तो ये जो है एक बड़ी खतरनाक टेंडेंसी है कि कहीं घटना हो जाए, 5 लोग पुलिस की गोली से मारे जाए और वहां विपक्ष को जाने ही नहीं दिया जाए। तो ये चाहते हैं विपक्ष के लोग कि इसमें संसद में चर्चा हो कि वहां हुआ क्या है। और अगर अजमेर में भी आपने ये कर दिया जैसा कि संभल में किया है, तो उसका कितना बड़ा इंटरनेशनल रिएक्शन होगा ये विपक्ष बताना चाहता है उनको। संभल की एक मस्जिद पे हुआ, लेकिन अजमेर में वहां पे तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है वो जी। तो ये सारी चीजों को आप कैसे रोकोगे? एक तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो खड़गे जी ने, कांग्रेस अध्यक्ष ने, आपने जो बताया कि अभी चर्चा हो रही है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा है कि जो खड़गे जी ने CWC की मीटिंग में कहा, समस्याओं की पहचान की, उसके बाद उसके समाधान की दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। और लगता यह है कि कांग्रेस अब कामराज 2 योजना लेकर आएगी। कामराज योजना आपको मालूम है कि 60 साल पहले जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो ये योजना लेकर आए थे कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो लोग पुराने हैं, जिन्हें डेडवुड कहा जाता है अंग्रेजी में, उन्हें निकालो। मोरारजी देसाई का इस्तीफा हो गया था और नेहरू ने कहा मेरा भी इस्तीफा ले लो। नेहरू खुद अपना इस्तीफा देने को तैयार हो गए थे। अब कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आपने कह तो दिया, समस्याएं तो बता दी, और किसी और ने नहीं, खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने। और उसके बाद अगर आप कार्रवाई नहीं करते हो तो बहुत खराब इसका असर होगा। इसलिए अब उसकी तैयारी चल रही है। और देखिए, एक नजीर है पूरी की पूरी कि ये कामराज लाए थे नेहरू के टाइम में, और नेहरू जैसा नेता वो तैयार हो गया कि भाई मेरा भी इस्तीफा ले लो, लेकिन संगठन को मजबूत करो, पार्टी को मजबूत करो। इंदिरा जी का तो आपको मालूम ही है, इंदिरा जी ने तो अपनी पार्टी के खिलाफ जो है राष्ट्रपति का उम्मीदवार लड़ा दिया था, वीवी गिरी को, वो जिता दिया था। किस लिए? इसीलिए
रेनेसा, पुनर्जागरण। कांग्रेस अगर लंबे टाइम तक सोती रहती है तो जो नेता आते हैं वो इसको फिर से उठाते हैं, फिर से जागना। ये काम सोनिया गांधी ने भी किया। जब केसरी जी ने पूरा कब्जा कर लिया था और किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे और कांग्रेस लगातार विपक्ष में थी, तो सोनिया जी ने भी यही किया, वो सामने आई। अब ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी खड़गे जी और राहुल के ऊपर आई है, और खड़गे जी और राहुल जी कांग्रेस के संगठन को अगर मजबूत कर लेते हैं तो फिर कांग्रेस में वापस नहीं जाना जाएगी। और यही जो है सारा इस टाइम जो है सबसे इंपॉर्टेंट दो ही कांग्रेस के बीच में चर्चा है। एक, संसद शुरू हो और संसद में हम जो है देश के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं जिसे कहते हैं, उन्हें उठा सके, लोगों को बता सके कि भाई ये मणिपुर में हो क्या रहा है, कि संभल में आपने क्या कर दिया और आप अजमेर में करने जा रहे हैं उसको। बेरोजगारी के इशू को शकील जी ये बताइए कि संविधान पे चर्चा में क्या होने जा रहा है? ये 13 और 14 तारीख को, फिर 16 और 17 तारीख को जो चर्चा होगी और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर सहमति दोनों की हो गई है, तो डिमांड क्या थी और क्या है ये? नहीं, ये तो सरकार की तरफ देखिए, ये तो एक एकेडमिक बहस है कि सरकार इसके जरिए 2 दिन खाना चाहती है, 2 दिन इधर 2 दिन उधर। संविधान पे जो चर्चा होगी, 75 साल पूरे हुए हैं तो उसकी ऐतिहासिक उपलब्धियां बताई जाएंगी, लेकिन कांग्रेस उसमें यह बताएगी, विपक्ष के दूसरे नेता यह बताएंगे कि आप संविधान का पालन कहां कर रहे हैं, आप संविधान का पालन नहीं कर रहे, संविधान का जो मूल स्वर है, जो उसकी आत्मा है, उसको आप नहीं मान रहे हैं। तो कांग्रेस और विपक्ष इसके जरिए जो है अपनी बात कहने की कोशिश करेगी कि अगर आप संविधान को मानते तो आप सरकारी नौकरियां खत्म नहीं करते। सरकारी नौकरियां आपने इसलिए खत्म करी कि संविधान में दिए हुए आरक्षण के अधिकार को आप खत्म कर सके जी। सरकारी नौकरी खत्म, आरक्षण खत्म। मतलब आप बात करते हो, मतलब इस पे बुरी तरह घिर सकती है सरकार, यह माना जाए जी। आप बात करते हो, संविधान में लिखा है कि धार्मिक आजादी, आप कहां दे रहे हो? एक आदमी जाता है कोर्ट में और कोर्ट जो है उसको ऑर्डर दे देती है कि खुदाई करो, और खुदाई हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है संविधान में जो बहस होगी, संविधान के 75वीं सालगिरह के ऊपर जो बहस होगी, मूल संविधान की 75वीं सालगिरह पे होना है ये, तो होगी, तो उसमें सारे के सारे सवाल आएंगे। और हो सकता है कि कोई बीजेपी की तरफ से वो भी बोले, हालांकि उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी कि ऐसा कोई स्वर न निकल पाए, लेकिन भाषण के बीच में जो इतने दिनों तक सीखा है, जो शाखाओं में बताया जाता है, वो बोल सकते हैं कि संविधान जो है हमारी भारतीयता के अनुकूल नहीं है जी। इसमें कहीं पे भी जो है मनुवाद की व्यवस्था नहीं है, जो 1950 से बोला था जब संविधान लागू हो रहा था। होगी क्या सदन के अंदर बोलने की? हिम्मत का सवाल नहीं, ये तो भूल होती है। ये आपने लगातार सीखा होता है, जो इतने लोग बोलते हैं वो इसी तरह निकल जाता है। जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, जब वाजपेयी के टाइम में, तो उन्होंने संविधान के रिव्यू के लिए एक कमेटी बना दी थी। तो ये सारी चीजें, भाई आप अभी तक अंदर खाने बोलते रहते थे, आपस में बोलते रहते थे, आज जब आपकी सरकार आ गई है तो आप इस बात को खुलेआम बोल रहे हैं जी। आज तो आप संविधान पे लोकसभा चुनाव से पहले तो बोल ही रहे थे कि 400 सीटें हमें इसलिए चाहिए कि हम इस संविधान को बदल सके। बिल्कुल, कहां उन्होंने कोई पर्दा रखा था इस बारे में? कोई पर्दा नहीं था इसमें। और आज भी वो जानते हैं कि संविधान के खिलाफ अगर वो बोलते हैं तो एक सदस्य बोल रहा है, उसके बाद बीजेपी को बड़े नेता है, सरकार है, वो कहती है नहीं नहीं हम साथ में हैं, संविधान के खिलाफ तो राहुल है, और राहुल को संविधान के खिलाफ बता देते हैं कि राहुल ने बोला है कि आरक्षण खत्म कर देगा। राहुल ने तो कहीं नहीं बोला कि आरक्षण खत्म कर देगा, लेकिन वो पिछले पूरे 2 महीने इसी बात को कहते रहे कि राहुल गांधी आरक्षण को खत्म कर देगा। तो ये जो है संविधान पे जो बहस है, ये हमेशा इसीलिए इंटरेस्टिंग होगी कि संविधान तो उनकी इच्छाओं के अनुकूल है नहीं है। अभी जो संविधान के खिलाफ जो इस पे बात नहीं हुई कि जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हटाने के लिए इस तरह के जो आदमी जाते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था कि अभी एक साहब गए थे कोर्ट में, डॉक्टर पाल कि साहब ईवीएम के खिलाफ, और वहां से कोर्ट ने जो आदेश दिया वो कहा कि अच्छा, इस तरह बोल रही है कि जैसे जो डॉक्टर पाल गया हुआ है वो कोई कांग्रेस का आदमी है, वो विपक्ष का आदमी है, कि अच्छा आप जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, और हार जाते हैं तो आपको ईवीएम पे सवाल करने को मिल जाते हैं।
वो पाल कौन है? हमने पहले बताया इसमें, वो कहता है मैं 180 देशों की यात्राएं करके आया हूं। वो अपनी कहानियां सुनाया जा रहा है, और जज साहिबान, डबल बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, वो सुने जा रहे हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चन करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहा है मैंने 3 लाख विधवाओं को बचाया, इतने यतीम बच्चों को मैंने बचाया, मेरे साथ इतने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कौन है? तो इसी तरह वहां पे एक साहब जाते हैं और वो कहते हैं कि ये शब्द हटा दो, तो इसके जरिए वो चीज बहस में आ जाती है। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि हाँ हाँ हटा दो। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस इन सब पे विचार कर रही है। और जो आप अभी बता रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन में जो फेरबदल होने वाला है उसमें किस तरह से उन लोगों को लाया जाए जो नतीजे दे सके, जो खड़गे जी ने कहा था माहौल हमारे पक्ष में होता है। जी बोलिए। जी जी बोल रहा हूं कि अभी जो बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, जहां जयराम रमेश भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, तमाम नेता हैं, वहां से क्या निकल के आ रहा है ये भी जरूर बताइएगा आप अगले अपने उसमें। अभी वो चल रही है, देखिए उसका कोई एजेंडा ऐसा सेट नहीं है, उसमें पार्लियामेंट की भी बात हो रही है, संगठन की भी बात हो रही है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए है कि बिना किसी एजेंडे के वो तत्काल बुलाई गई है, और इस पे इन सारे विषयों में बात चल रही है। संविधान पे जो चर्चा होना है उस पे भी बात होगी, सारे विषयों में बात होगी। बिल्कुल 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 आएंगे और आपके पास दोबारा आते हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास, जरा इनका नाम भी ठीक कर लीजिए। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से एक तो संसद में जो चल रहा है, विपक्ष घेराबंदी किए हुए है, लगातार सरकार जो है वो घुटने पे है, बैकफुट पे है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी बैकफुट पे है बीजेपी। और अभी तक देखिए, आज 2 तारीख बीत गई, 3 और 4 परसों अपने मुख्यमंत्री पद के लिए यानी वहां बैठक होगी और उसमें वो फैसला होगा कि आखिर विधायक दल का नेता कौन होगा। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस बीच शिंदे, जरा महाराष्ट्र की राजनीति आपसे फिर से समझना चाहता हूं, उसका असर यहां दिल्ली पर कितना पड़ता हुआ आपको दिखाई देता है। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं अभी भी, और इसीलिए लेट जो भी हो रहा है, देरी हो रही है, इसी कारण कह रहे हैं लोग। क्या इसके पीछे की रणनीति कुछ और है? क्या यहां से महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें कुछ और चेंजेस हम देखेंगे? क्या यहां पर महाराष्ट्र का असर दिल्ली पर होते हुए हम देखेंगे? क्या कुछ देखा जाए? से ही बात शुरू करते हैं जी। और एकनाथ शिंदे का जहां तक सवाल है, उनकी जो इस वक्त हालत है, वे जिस दशा में है, उनका गला फिर से खराब हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें फिर आराम की सलाह दी है। आज प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है, इस वक्त एकनाथ शिंदे की दशा है उस पर बिल्कुल मौजू है। न आस टूटी न आंखों से इंतजार गया, न आस टूटी न आंखों से इंतजार गया, एक एतबार पे मैं एक उम्र हार गया। वाह। एकनाथ शिंदे ने जिस बीजेपी पर एतबार किया, आज की तारीख में वे एक उम्र हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले उनकी आस न टूटी हो, उनकी आंखों का इंतजार न गया हो, लेकिन अब यह तय हो गया है कि 4 दिसंबर को जो बैठक होगी महायुति की, उसमें पर्ची में से कोई और नाम निकलेगा। वो देवेंद्र फडणवीस का भी हो सकता है, कोई और भजनलाल, विष्णु साय या डॉक्टर मोहन यादव जैसा नाम भी हो सकता है जी। क्योंकि मोदी शाह की जो टोपी है उसमें से कब कौन सा कबूतर, किस रंग का कबूतर निकले, कोई नहीं जानता। तो कुल मिलाकर आज की तारीख में जो इस पूरे खेल में जो लूजर है, जो घाटा उठाने वाले व्यक्ति हैं, वो एकनाथ शिंदे है। अगर वे उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार करते हैं किसी और के मातहत, तो ये उनकी पूरी राजनीति पर सवालिया निशान लगा देगा। जो वे दावा कर रहे हैं कि वे 2.5 साल से आम आदमी के मुख्यमंत्री थे और आम आदमी उन्हें फिर से मुख्यमंत्री चाहता है, लेकिन 2 खास आदमी तो उन्हें मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहते, वे दिल्ली में बैठे हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति का दिल्ली पर क्या असर हो रहा है, ये सवाल बेहद जरूरी है और सामयिक है। महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है वो एक आपने शेर अर्ज किया था आपके लिए, हमारे साथी हैं असलम चिश्ती जी, उन्होंने वसीम बरेलवी साहब का एक शेर और अर्ज किया है और बहुत सुना है आप लोगों ने, लेकिन फिर भी सुना दे रहा हूं कि मैं एतबार न करता तो और क्या करता। आपने कई बार बताया भी है,
मैं एतबार न करता तो और क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, बड़े सलीके से। जी, तो ये साथ साथ है, पैरेलली है, इसलिए मैं सोचा कि अभी चूंकि मौजू है बता दूं, सुना दूं। जी शुक्रिया असलम चिश्ती साहब, बहुत ही आपने मौजू शेर हमारे सामने रखा है, और ये बिल्कुल सही बात है। इस वक्त सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो जिस अदा से झूठ बोलते हैं, आम जनता भी एतबार कर लेती है, एक नाथ शिंदे जैसे लोग एतबार कर लेते हैं और फिर धोखा खा जाते हैं। जी। कितने सारे ऐसे लोग हैं पिछले 10 साल में जिन लोगों ने इन पर भरोसा किया, जिन पर किया था तकिया वही पत्ते हवा देने लगे। जी। तो इस वक्त जिन पर इनने भरोसा किया था वे पत्ते ऐसी हवा दे रहे हैं कि अब एक नाथ शिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए 5 तारीख को शपथ लेने वाले व्यक्ति का नाम अगर एक नाथ शिंदे नहीं होगा तो एक नाथ शिंदे का क्या हाल होने वाला है। अब महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है उस पर दिल्ली के असर की बात अधूरी रह गई थी असलम चिश्ती साहब के शेर की वजह से। देखिए पूरे देश में यह संदेश तो जा ही रहा, हम और आपकी बात नहीं है, आम लोग भी ये देख रहे हैं कि 10 दिन तक मोदी शाह जैसे सर्वशक्तिमान लोग इतने प्रचंड बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे। वे एक बार में ये नहीं कह पा रहे कि मिस्टर एक्स हमारी तरफ से होंगे, आपको मानना हो न मानना हो आपकी बला से। तो दिल्ली का रसूख भी इसमें कम हो रहा है, उनका इकबाल जाता रहा इस पूरे मामले में। इतनी देर तो कांग्रेस या और दूसरे गठबंधन को नहीं लगती, अगर वहां सचमुच में कोई इस तरह का गठबंधन चुनाव जीतता या बहुमत के करीब उनकी सीटें होती। झारखंड में कितनी देर लगी, हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली, कामकाज शुरू कर चुके हैं। संवैधानिक संकट कितना बड़ा है, ये पॉलिसी पैरालिसिस है कि एक राज्य, मैंने परसों भी कहा था, सरकार विहीन है, कोई सरकार नहीं आज की तारीख। संविधान का अनुच्छेद 174, मैं अगर गलत हूं तो करेक्ट कीजिएगा, 174 या 173 विधानसभाओं के कार्यकाल को निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि जिस दिन पिछली विधानसभा का कार्यकाल, निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उसके बाद कोई शून्यकाल नहीं रह सकता। इस तरह से वैक्यूम नहीं रह सकता किसी राज्य में, या तो राष्ट्रपति शासन लगेगा या सरकार गठित होगी, या तो विधानसभा ही नहीं बैठी अभी तक। मुख्यमंत्री और सरकार की शपथ तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे लग रहा है इसका नुकसान भी बीजेपी को, मोदी शाह को दिखाई दे रहा है। लेकिन संसद की बात करते हैं, अभी शकील साहब ने बड़े विस्तार से बताया, कामराज योजना की बात उन्होंने कही। कामराज योजना में अकेले मोरारजी देसाई का इस्तीफा नहीं हुआ था, कामराज योजना में उस वक्त के पूरे देश के सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी, केरल वेरल को छोड़कर सभी मुख्यमंत्रियों और सभी प्रदेश अध्यक्षों और केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे रखवा लिए गए थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये विवेकाधिकार, विशेषाधिकार दे दिया गया था कि अब आप जिसको चाहे उसे मुख्यमंत्री बना दें, जिसे चाहे केंद्र में मंत्री बनाएं, जिसे चाहे उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दें। कांग्रेस को अगर फीनिक्स की तरह अपनी राख में से फिर से जन्म लेना है तो अब देर करने की जरूरत नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि पार्टी को पुनर्जीवित करना है तो सर्जरी करना पड़ेगी। जी। अब हरियाणा, महाराष्ट्र या बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश के चुनाव में जो कुछ हुआ, राजस्थान में जो होता रहा, पंजाब में जो होता रहा, कांग्रेस के पास अब इतनी मोहलत नहीं है कि वे सब गतिविधियां वो फिर से बर्दाश्त कर सके। आज शकील साहब ने बड़े विस्तार से एक आलेख लिखा है, उसका भाव भी यही है कि जो कमियां बता दी हैं तो अब सर्जरी कौन करेगा? डॉक्टर भी तो आप ही हैं, आप ही ने तो डायग्नोज किया है बीमारी के। अपने ही अखबार में वो आलेख है, देशबंधु अपने ही अखबार में देशबंधु में है जी। तो शकील साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने डायग्नोसिस तो कर दी है कि यहां शरीर में नासूर है, तो नश्तर कौन चलाएगा जी? ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेशन भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को ही करना है। उसके लिए कोई विदेश से डॉक्टर तो नहीं आएगा, दूसरी पार्टी का कोई पदाधिकारी तो नहीं करने वाला। तो ये संक्रमण काल है कांग्रेस के लिए भी, हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए भी, संविधान के लिए भी। संसद में जो कुछ हो रहा है उसमें अंतिम बात मैं सिर्फ इतनी कहना चाहता हूं कि शकील साहब ने कहा कि गतिरोध सरकार पैदा कर रही है। ये वे लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं। जब ये विपक्ष में होते थे तो अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के कालजयी वाक्य हैं
कि सरकार, सदन का बिजनेस चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष का तो काम ही है रोकना। और आज वे लोग सरकार में बैठे हैं, तो जो काम विपक्ष में करते थे वो सरकार में बैठकर भी कर रहे हैं। सदन का कामकाज नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी देश देख रहा है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ये भी देश देख रहा है। तो सदन से, यानी यहां संसद से लेकर उधर विधानसभा तक जो कुछ चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं संवैधानिक मर्यादाएं तार तार हो रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उधर आप देख लीजिए, जिसके बारे में चर्चा खूब हुई, महाराष्ट्र, जिसमें 26 तारीख आखिरी तारीख थी, आखिरी दिन था जिस दिन वहां सरकार का गठन हो जाना चाहिए था, लेकिन आज तारीख 2 है और अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर, प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। फिर 2 तारीख से याद आया कि आज 2 तारीख भोपाल गैस कांड की बरसी भी है, 40 साल हो गए, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। हमारे साथी भारत शर्मा जी भोपाल से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी भी वहीं से जुड़े हुए हैं। इन लोगों, और बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, उन तमाम उस गैस कांड में मारे गए तमाम लोगों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति की हम बात करें, एकनाथ शिंदे आखिर चल क्या रहा है उनके दिमाग में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके दिमाग के किसी तार को खोज के ले आइए आप, लेकिन इतना तो ज़रूर है प्रशांत जी कि सियासी धड़कनें, बीजेपी की भी जो धड़कनें हैं सियासी रूप से, वो बढ़ गई होंगी, बढ़ी हुई होंगी, तभी तो इतना टाइम लग रहा है। शिंदे साहब के बारे में शायरी हो गई बहुत जी। मुझे, हम लोग सब पार्टियों में जाते हैं, शादी बारात में या बुफे पार्टियों में, और अक्सर ऐसे लोग दिखते हैं कि जिनकी निगाह अपनी प्लेट की जगह डोंगे में होती है। तो शिंदे साहब की निगाह भी वही है, लेकिन वो शिंदे साहब क्यों नहीं तय कर पा रहे, या बीजेपी क्यों नहीं तय कर पा रही। आप देखिए कि बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन है, 132 सीटें, 236 सीटें महायुति को। सरकार 10 दिन में क्यों नहीं बन पा रही है, दुविधा क्या है, क्या अंतर विरोध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। शिंदे साहब बीमार क्यों पड़ जा रहे हैं बार बार, ये बीमारी उनकी जो है बड़ी राजनीतिक बीमारी है, और वो अभी भी लगातार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो कंटिन्यू करें अपने संदेश। कई बार कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस आया है मायावती का, वो उनकी योजना, उनकी लीडरशिप, उनकी मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए आया है, तो आसानी से छोड़ना नहीं चाहते वो। दूसरी बात, औपचारिक रूप से तो जरूर कह रहे हैं कि जी मैंने रास्ता साफ कर दिया है और मोदी जी को डिसाइड करना है, लेकिन मोदी जी को डिसाइड करना है, लेकिन वो अपने बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहे। और उसकी एक जो दूसरी वजह जो मुझे दिखाई देती है, राजीव जी याद करें 2004 में यूपीए की सरकार बनी, सीटें कांग्रेस को कितनी आई, 145 सीटें कुल जी। लेकिन 145 सीटों वाली कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में बहुत ही कम औपचारिकता निभाने के बाद सरकार का गठन कर दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं था जी। अब क्यों कंफ्यूजन है, देखिए जीत अगर वास्तविक होती है तो कंफ्यूजन नहीं होता है। सारा कंफ्यूजन इसी में है कि मामला वैसा है नहीं जैसा हम लोगों को दिख रहा है। कांग्रेस की 145 सीटें जो 2004 में आई थी, वो ऑर्गेनिक सीटें थी, उनको मालूम था कि ये जनता का सपोर्ट हमको है, और वो आगे बढ़ गए थे। ये एक मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि कॉन्फिडेंस की कमी क्यों दिख रही है। आप 132 सीटें लाने के बाद भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है जी। 13-14 सीटें ही तो केवल कम है मेजॉरिटी से। आप शिंदे साहब के अलावा भी सरकार बन सकती है। अगर शिंदे जी की कोई परेशानी है, उनसे बात होती रहेगी, उनको आप पार्किंग लॉट में इंतजार करवा सकते हैं, अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, आप बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्यों नहीं बन पा रही है, ये बड़ी वजह है कि जीत
वैसी नहीं है जैसी कि दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात की जो दुविधा है वो किस बात की है? इस जीत के पीछे, मैं जीत के कारणों पर नहीं जाऊंगा, बहुत सारे एनालिसिस आ रहे हैं और उस पर विवाद भी है बहुत। ये चुनाव वास्तविक है कि मैनिपुलेटेड है, इस पर विवाद है। मशीनों को लेकर, चुनाव प्रक्रिया को लेकर आरोप लग रहे हैं। इसलिए मैं कंक्लूसिवली कुछ नहीं कहूंगा किसका सपोर्ट था किसका नहीं था, लेकिन जो बीजेपी का और बीजेपी समर्थक जो बड़े सारे कॉलम लिखने वाले या टीवी डिबेट या उनका समर्थक मीडिया जी, उसका दावा यह है कि बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के ओबीसी ने बीजेपी को समर्थन किया। ओबीसी समर्थन की वजह से इतनी बड़ी जीत उनको हासिल हुई है। अब जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनेगा का कॉम्बिनेशन क्या होगा? जो नाम चल रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजित पवार उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री जी, यानी मुख्यमंत्री ब्राह्मण और 2 उप मुख्यमंत्री मराठा। कहाँ गए ओबीसी जिनका दावा आप कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा समर्थन आपको दिया था जी? उधर जो पिछली सरकार में नेता प्रतिपक्ष थे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, वो ओबीसी समाज से आते हैं जी। ये बड़ी दुविधा, मुझे लगता है कि एक दुविधा ये भी होगी कि कैसे ये जो आप क्लेम कर रहे हैं, इस मैंडेट को इस सरकार के फॉर्मेशन में आप जस्टिफाई कैसे करेंगे? और अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे तो आप एक नए प्रकार की राजनीति और नए प्रकार के अंतर्विरोध का बीज बो देंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से सरकार 10 दिन तक भी बन नहीं पा रही है, उससे एक बात तो साफ है, सरकार कल बन जाएगी। दावा है कि 5 तारीख को मुख्यमंत्री होगा कोई, बन जाएगी। जब इतनी बड़ी सीट है तो बन तो जाएगी सरकार के ऐसे दिन। लेकिन जैसे सरकार बन रही है, एक बात तय है कि सरकार स्थिर नहीं होगी। सरकार में अस्थिरता लगातार रहेगी, विवाद रहेंगे और ये सब चीजें रहेंगी। महाराष्ट्र में जन आंदोलनों का एक इतिहास रहा है। जन आंदोलनों की सुगबुगाहट महाराष्ट्र में चुनाव प्रणाली को लेकर, चुनाव धांधली को लेकर ऑलरेडी शुरू हो गई और ये धीमे धीमे अभी लोग तैयारी कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत जगह मैंने सुना है कि मॉक पोलिंग का भी इंतजाम चल रहा है। कुछ पोलिंग बूथ पे मॉक पोलिंग करके भी साबित करने का इंतजाम चल रहा है। तो बहुत तरीके की तैयारियां महाराष्ट्र में चल रही हैं। एक तो महाराष्ट्र के बारे में ये। दूसरी बात जो शकील जी ने छेड़ दी, तो थोड़ी सी बात मैं कह दूं, कामराज 2 की बात, तो उसमें बहुत सारी बातें हो गई डॉक्टर राकेश पाठक द्वारा, शकील जी द्वारा। 2 चीजें केवल उसमें की। अब अगर कामराज 2, पहली बात की कांग्रेस के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आवश्यक है यहां से अब कांग्रेस में जो कुछ भी होगा देश में, संविधान डेमोक्रेसी को लेके, उसको लीड कांग्रेस को लेना है जी। तो उनको अपना घर तो ठीक करना पड़ेगा। और जो बात आप कर रहे हैं संविधान को लेकर, जो सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, जो 50% लिमिट को हटाने की बात कर रहे हैं, आरक्षण की, जो आप जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं कि 90 सचिवों में कितने दलित, कितने ओबीसी, कितने शेड्यूल ट्राइब, अब वो सवाल आपको अपने भी 90 देखने पड़ेंगे। तो कामराज 2 जो है, एक उसमें आइडियोलॉजिकल गेट पास जरूरी है, वैचारिक गेट पास जी। क्योंकि रोज अखबारों में खबरें प्लांट हो रही है कि कांग्रेस में 2 फाड़ है ईवीएम को लेकर, ये वो वैचारिक कंफ्यूज लोग हैं। वैचारिक गेट पास जरूरी है और सोशल जस्टिस के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, तब ये कामराज प्लान कामयाब होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल। बहुत कुछ बहुआयामी आज जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें संसद भी और उधर महाराष्ट्र विधानसभा भी, और जिसकी तैयारी अभी तक, जिसका इंतजार है, तैयारी तो दूर की बात है। कह दिया गया है कि 5 तारीख को महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जो भी ले, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे जो हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं। कभी कभी खुद परेशान होते हैं, कभी अपने साथियों सहयोगियों को परेशान करते हैं, और अब उनको
उनकी जुबान पे ताला लगा दिया गया है क्योंकि गला खराब है। चलिए, यानी उन्होंने अभी थोड़ा सा विराम दिया है। मुंबई से हमारे साथी धनंजय जी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे साथी भारत शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। भारत जी, कैसे देखते हैं आप? बहुत महत्वपूर्ण है। भारत जी, आवाज़ आ रही है जी? ज़रा ये बताइए कि महाराष्ट्र से लेकर इधर संसद और बीच में ये किसानों का आंदोलन, आखिर चल क्या रहा है देश में? आवाज़ क्लियर नहीं है आपकी, आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आवाज़ ठीक कीजिए। दोबारा आता हूं। लेकिन महाराष्ट्र जी, हेलो, आवाज आ रही है जी? प्लीज। अभी प्रशांत जी ने जो बात की नहीं, थोड़ा क्लियर कीजिए। नहीं आ रही आवाज, ठीक नहीं आ रही है। दोबारा जुड़िए आप इधर। धनंजय जी, आपके पास आना चाहता हूं। महाराष्ट्र में चल क्या रहा है धनंजय जी? क्या एकनाथ शिंदे जो कॉमन मैन का मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, अभी तक ये बात चल रही है? कॉमन मैन की बात तो हमेशा चलेगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अच्छे से, खूब। कॉमन मैन की बात तो चलनी चाहिए, क्योंकि ये नागरिकों का देश है। ये देश किसी महाराजा का तो है नहीं, न मोदी जी का देश है, प्रधानमंत्री का देश है, नागरिकों का देश है। देखिए, जो अभी बयान दिया है उन्होंने, गला खराब की बात आपने कह दी कि मुंह बंद कर दिया गया है। शिंदे साहब का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिंदे साहब का मुंह बंद इसलिए नहीं किया जा सकता है कि शिंदे साहब का बड़ा योगदान है। आज जो सफलता है उसमें शिंदे साहब के योगदान को अगर कोई कमतर करके आंक रहा है तो राजनीति को बेईमानी से देख रहा है। वो अमित शाह देखें, चाहे नरेंद्र मोदी देखें या आरएसएस देखे, कोई देखे। आप ये शिंदे साहब की, आप ये शिंदे की सफलता मान रहे हैं? शिंदे की सफलता बिल्कुल सफलता। अब ये भले कि अब कहिए कि शिंदे की सफलता जो है 234 सीटें शिंदे की सफलता है, 132 सीटें बीजेपी, 132 सीटें बीजेपी शिंदे की सफलता है। तो फिर ये लोग ईवीएम, चुनावी धांधली, इन सब की बात क्यों कर रहे हैं फिर विपक्ष वाले लोग? तो ये भी तो आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये भी तो शिंदे जी की सफलता है कि उनकी आंखों के सामने सब धांधली हुई, वो होने दी उन्होंने धांधली। ये भी तो कह सकते हैं। वो बोल नहीं रहे हैं, वो अभी बोल देते कि भाई ये जो हुआ है बेईमानी से हुआ है, 132 सीटें नहीं आनी चाहिए थी, इनको तो आनी चाहिए थी 52 सीटें, ऐसा बोलते वो। देखिए, अभी चल रहा है निगोशिएशन, और निगोशिएशन में ये है कि शिंदे साहब, जो मैं कह रहा था, मैं कंटिन्यू करता हूं वहीं से, कि शिंदे साहब मानते हैं कि ये जो सफलता आई है, इतनी सारी सीटें मिली है 230 के करीब, वो शिंदे साहब की वजह से। और उसमें एक बड़ी वजह है जो लाडली बहना है, इसलिए लाडला भाई वो खुद को कह रहे हैं कि मैं लाडला भाई हूँ। आम आदमी की बात इसीलिए कह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। अब भले गठबंधन, महायुति उनको या नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी उनको मुख्यमंत्री न बनाए, लेकिन जनता यही चाहती है कि मुख्यमंत्री वही बने। और खास करके जो 2.3 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए हैं, वो महिलाएं तो सब चाहती हैं कि हमारा भाई मुख्यमंत्री बने। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, वैसे यहाँ नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन ये शिवराज सिंह चौहान है नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पास, वो अगर बीजेपी से निकल के जाते तो पता नहीं कितने विधायक जाते, उमा भारती का हाल हो जाता। लेकिन शिंदे साहब के पास जो है, जो 57 विधायक हैं, वो अभी इनके पास हैं। और 57 विधायक के अलावा जो शिवसेना तोड़ सकते हैं, वो कुछ और खेल से कर सकते हैं, और बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। और बीजेपी का खेल खराब करने के लिए ये भी है कि उनके पास 7 सांसद हैं। 7 सांसद मोदी जी के लिए कितने जरूरी हैं ये आपको पता है, हमारे साथी बोल चुके होंगे। और ये भी जान लीजिए कि मोदी जी सबसे ज्यादा जो है परेशान रहते हैं अपनी कुर्सी को लेकर के। अगर पूरा मोदी जी का अगर आप देखें 11 साल का करियर प्रधानमंत्री के तौर पे, तो आप याद कीजिए कि बनारस में जब उनको लड़ना था तो कितनी मेहनत की गई थी कि कैसे जीतेंगे। और इसी जीतने के समीकरण के तहत जो है अनुप्रिया पटेल जी का गठबंधन किया गया था। अनुप्रिया पटेल जी लगातार मंत्री हैं, उनके पति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। और जानते हैं मोदी जी के अनुप्रिया पटेल जी अगर हैं तो कुर्मी का वोट उनको मिल रहा है, तो जीत है उनके पास। इस बार देखिए जीत का अंतर कितना घट गया। तो नीतीश कुमार से जो समझौता किया था, वो भी उसमें वही बात है कि नीतीश कुमार को सबने कहा कि गेट बंद, लेकिन मोदी जी ने गेट खोल दिया। और इसलिए खोला कि उनको लगा कि अगर नीतीश कुमार उधर चले गए, इंडिया गठबंधन फिर मजबूत हो गया, सामाजिक न्याय बन गया, अगर एजेंडा मूल, तो इनका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये जो शिंदे साहब हैं, वो
आरएसएस और बीजेपी के बीच जो खींचतान चल रही है उसका आनंद ले रहा है और उनको लग रहा है कि कहीं बिल्ली के भाग से चीका न टूट जाए। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना इतना आसान रह नहीं गया। जिस तरह से नए नए नाम आ रहे हैं, वो क्यों नाम आ रहे हैं? 23 तारीख को मतगणना हो गई, 24 तारीख को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास जाकर के पत्र सौंप दिया जाना चाहिए था, ताकि 25 तारीख की शाम में या 26 तारीख की सुबह सुबह, जैसे आज सुबह पिछली बार 2019 में देवेंद्र फडणवीस जी ने ओथ लिया था अजित पवार जी के साथ, वैसा ओथ ले लेना चाहिए था। क्योंकि 26 तारीख को कार्यकाल खत्म हो रहा था विधानसभा का। लोग ये भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कितना संवैधानिक संकट है, लेकिन संवैधानिक संकट है या नहीं है मैंने इस पर बात करूंगा। लेकिन मैं कहूंगा कि बीजेपी क्यों नहीं मुख्यमंत्री तय कर पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल के पीछे अजित पवार भी हैं, इस सवाल के पीछे शिंदे भी है, और इस सवाल के पीछे नरेंद्र मोदी और दूसरा ध्रुव जो है आरएसएस भी है। तो 4 ध्रुव है, खींचतान चल रही है। और 5 तारीख को जो अनाउंस किया गया है कि 5 तारीख को हम ओथ लेंगे, इतना आसान नहीं हो सकता 5 तारीख का डेट बढ़ जाए, ये भी पॉसिबल है। और आप समझिए कि 4 तारीख को ऑब्जर्वर बन करके निर्मला सीतारमण आ रही हैं। निर्मला सीतारमण क्या करें? यहाँ इतना आसान यहाँ का गणित नहीं रह गया। और शिंदे जो कल उनकी सरकार बनाई थी, अगर समझ लीजिए कि एग्जाम्पल देता हूं, मतलब उसको मान लीजिए कि शिंदे अगर उद्धव ठाकरे को छोड़ करके नहीं आते तो क्या बीजेपी की सरकार बनती? और अगर बीजेपी की सरकार अगर नहीं बनती तो क्या बीजेपी को आज ये जीत मिलती? ये सवाल है ना। तो ये शिंदे साहब के पास भी ये तो मामला है, उनके विधायकों के पास भी है। और शिंदे साहब के विधायक जानते हैं कि अभी जो निगोशिएशन शिंदे साहब कर रहे हैं उनके भले के लिए कर रहे हैं। इसलिए जो मीडिया में कहीं चलाया जा रहा है कि शिंदे साहब की पार्टी टूटने वाली है, ये झूठी खबर है। शिंदे साहब की पार्टी नहीं टूट रही है। शिंदे साहब अगर टूट गए, अगर इधर से उनका मन खट्टा हो गया और कहीं उधर से झंडा हिल गया कि हाँ हम लोग साथ हैं, तो अजित पवार तो साथ जाने को तैयार है शरद पवार जी के साथ, तो बीजेपी 132 सीटें लेकर के क्या करेगी, ये चिंता हो जाएगी उनके पास। तो मुझे लग रहा है अभी बहुत खेल बाकी है महाराष्ट्र में, इतना आसान नहीं है। और आसान होता तो बीजेपी अब तक मुख्यमंत्री घोषित कर चुकी होती। मुख्यमंत्री घोषित नहीं करने के पीछे बहुत सारे राज हैं जो धीरे धीरे अभी खुलेंगे। जी, शिंदे उसमें मुख्य भूमिका में है क्या, उन सारे राजों में? नहीं, मुख्य भूमिका में नहीं है, लेकिन वो चौराहे पे हैं, वो किधर भी जा सकते हैं। उनके लिए चारों विकल्प खुले हुए हैं। मतलब वो जिसे है ना, अशोक स्तंभ में 4 शेर है, चारों तरफ देख रहा है, तो वो अशोक चारों शेर की जगह उन्होंने खुद ले ली। वो हर तरफ देख रहा है, सारी संभावनाओं को देख रहा है। और क्यों ना देखे, मैं तो ये कहूं क्यों ना देखे, शिंदे को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूं। क्योंकि शिंदे ने ही जीत का ये जो सेहरा है वो शिंदे के नाम है। शिंदे को हर हाल में लड़ना चाहिए। धनंजय जी, मैं ही बनूंगा। धनंजय जी आज बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप शिंदे साहब की। अरे तारीफ करूंगा, जो आदमी मेहनत करे उसकी तारीफ करिए। वो आदमी लड़ा, पार्टी तोड़ करके मुख्यमंत्री बना, ऑटो चला रहा था, ऑटो चलाने से मुख्यमंत्री बन गया, मामूली सफर है। नहीं तो एक चाय, इधर भी ये चाय बना रहे थे और देखिए प्रधानमंत्री बन गए। आप मोदी जी की तारीफ नहीं करते हैं, ऑटो वाले की तारीफ कर रहे हैं। अरे करना पड़ेगा, ऑटो बस, ऑटो से हम रोज चलते हैं, चाय पिए ना पिए सड़क पे। और मुझे लगता है कि ऑटो वाले के लिए बड़ा अच्छा काम करेंगे शिंदे, चाय वाले के लिए तो मोदी ने काम किया नहीं। और आम आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता, तो ये तो खुशी की बात है। तो मैं शिंदे जी की तरफ खड़ा हूं जी। चलिए ठीक है, इस पे बात करेंगे। और लेकिन भारत शर्मा जी, आप किस तरफ खड़े हैं भाई, आप किधर खड़े हैं? हम भी शिंदे जी के साथ ही खड़े हैं। अच्छा हाँ, मैं असल में अभी अपनी जब बात कर रहा था, शिंदे जी की तरफ खड़े हैं, धक्का दे रहे हैं आप इधर आने के लिए, क्या महाविकास आघाड़ी की तरफ आने के लिए? और साथ वो शेर का मुंह, साथ में अजीत दादा को भी लेके आ जाओ, 146 सीटें हो जाएंगी। नहीं, देखिए हम तो साथ खड़े हैं, वो शेर का मुंह जिस तरफ होगा वो उस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और एक बड़ा अच्छा एक उनका उदय प्रताप जी का शेर है, आप शेर की बात चल रही है तो मैं भी कह देता हूँ, हम उनकी तरफ है, खुदा जिनकी तरफ है। अब देखना यह है कि खुदा किनकी तरफ है ना। तो कुल मिला के तो हम तो उन्हीं की तरफ है। बहरहाल मैं प्रसाद जी की बात को आगे बढ़ा रहा था और मैं ये बता रहा था कि महाराष्ट्र के गांव में आज वोटिंग हुई है बैलेट पेपर से जी, और जिसका रिजल्ट कल आने वाला है, उसकी काउंटिंग कल होगी। और वो उस तरीके से एक पूरी जो है वो लड़ाई की तैयारी महाराष्ट्र में वहां के जो लोग हैं। वोटिंग करवाई किसने? ये गांव के लोगों ने करवाई है, पंचायत के लोगों ने करवाई है।
और वो उसके कल रिजल्ट आएगा, और उसके बाद फिर ये जो वहां जो बीच में जो आंदोलन हुए कि हमने वोट नहीं दिया, और ये केवल यहाँ नहीं है, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ था। मध्य प्रदेश में भी जब शिवराज जी विदिशा से विधानसभा का चुनाव लड़े थे तो कुछ गांव के लोगों ने हलफनामे दिए थे कि उन्होंने शिवराज जी को वोट नहीं दिया, और उसके बाद भी उनको उस गांव से उन्हीं को वोट मिला जी। तो ऐसी बहुत सारी घटना है, लेकिन ठीक है, इसको लेकर भी होना चाहिए। आप जो किसानों की बात भी आपने मुझसे सवाल पूछा था, किसान आज काफी आंदोलित रहे, काफी उग्र रहे, और उन्होंने काफी बैरिकेड वगैरह भी तोड़े हैं, और अभी 6 दिन बाद हरियाणा के किसान भी दिल्ली आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली वालों की थोड़ी परेशानी बढ़ने वाली है। अभी 2-3 दिन पहले जो संविधान दिवस जो मनाया गया और जो उसकी ये सब है, उस दिन भी पूरे देश भर में करीब 500 से ज्यादा जगह पर किसान और मजदूरों ने मिलकर ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति को, जिसमें उन्होंने वही जो उनकी अपनी जो एमएसपी और उसकी जो डिमांड है उसको लेकर बात कही है। और तीसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है आज भोपाल का जो, चूंकि मैं भोपाल में बैठा हूं, ये भोपाल गैस कांड की आज 40वीं बरसी है। बहुत सारे हो सकता है हमारे युवा साथी उसके बारे में नहीं जानते हो। मुझे लगता है भोपाल में भी बहुत सारे लोग अब उन चीजों को भूल गए हैं। जो पीड़ित है केवल उन्हीं के बीच में एक औपचारिकता जैसा ये रह गया है। ये मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी है, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग एट अ टाइम मरे थे और करीब 5 लाख लोग उससे पीड़ित थे। आज तक करीब 25,000 लोग मर चुके हैं। हम जो हिरोशिमा नागासाकी की बात करते हैं कि वहां जो रेडिएशंस के असर आज भी हैं, अगर आप भोपाल के पुराना भोपाल जो गैस पीड़ित इलाका है वहां अगर आप जाएंगे तो आपको जो विकलांग बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेंटल रिटार्डेशन का रेशियो, अगर पुराने भोपाल में अगर एक बच्चा आपको मेंटल रिटार्डेड मिलता है तो पुराने भोपाल में जो गैस पीड़ितों का इलाका है वहां पे कम से कम आपको 10 से 15 बच्चे मेंटल रिटार्डेड मिलेंगे। ये स्थिति पुराने भोपाल की है। तो इसके ऊपर आज तक कोई शोध नहीं हुआ। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भोपाल गैस पीड़ितों के लिए 12,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दबा के बैठी है, लेकिन वो डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दे रही, उनके इलाज पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। यहां लड़ाई इस बात की है बीजेपी के आने के बाद कि कुछ नए लोगों को गैस पीड़ित बनाया जाए, तो जो मुआवजा है उसको उस तरीके से। मैं जानकारी सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो भोपाल गैस कांड या इस तरीके की चीजों को नहीं जानते हैं। बहुत सारे नए लोगों को जोड़ने के यहाँ पर आंदोलन होते हैं कि नए लोगों को जोड़ा जाए जिससे मुआवजा उनको दिया जाए। अमेरिका में एक व्यक्ति की अगर एक्सीडेंटल मौत होती है उसके लिए $5 लाख मुआवजे की बात होती है। हमारे यहाँ गैस पीड़ितों को केवल 25,000 रुपया मृतक को दिया गया है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अमेरिका के एक नागरिक की मौत और हिंदुस्तान के एक नागरिक की मौत में उसके मुआवजे में कितना बड़ा अंतर है जी। तो कुल मिला के ये आज 2 और 3 की दरमियानी रात थी। कुछ समय पहले उस पर एक फिल्म भी आई है, एक वेब सीरीज भी आई है, रेलवे मैन। किस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची थी, लोग आ रहे थे, ट्रेनों को रोका गया जिससे भोपाल तक ना आ पाए, और किस तरीके से यहाँ महामारी हुई थी वो सब उसमें दिखाया गया काफी अच्छे तरीके से। तो कुल मिला के ये मैं आपको भोपाल गैस को लेकर जो एक छोटी सी जानकारी थी, जो नट सेल में थोड़ा बहुत मैं शेयर कर सकता था वो मैंने किया। बाकी तो उन लोगों का संघर्ष बहुत लंबा है, आज भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो मैनेजर थे उस समय केशव महेंद्रा, जिनको बाद में बीजेपी सरकार पद्मश्री देने वाली थी, बाद में फिर इसका विरोध हुआ कि ये यूनियन कार्बाइड से जुड़े हैं इसलिए उसको नहीं दिया जाए। बहरहाल उनको केवल 2 साल की सजा हुई थी सीबीआई कोर्ट से, और वो भी गैर इरादतन हत्या का मामला इसमें दर्ज किया गया था। और उसी कोर्ट ने उसी समय उनको वही जमानत दे दी और उसके बाद आज तक उसमें किसी को कोई सजा नहीं दी गई है, और ना आज तक जो गैस पीड़ित थे उनको उस तरीके की राहत मिली। राजीव जी बिल्कुल, भोपाल गैस कांड थोड़ा सा उसकी जानकारी ज़रूरी थी यहाँ रखना। और लेकिन देश की सियासत और आज किस ढंग से सियासत जो है उसको हम बदलते बनते बिगड़ते देख रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की चर्चा हम कर रहे थे, और इसलिए भी क्योंकि आज सुबह अखबार की सुर्खियों में एकनाथ शिंदे फिर से छाए हुए थे और कह रहे थे कि चूंकि मैं कॉमन मैन का मुख्यमंत्री रहा हूं इसलिए लोग जो हैं वो मुझे ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और ये पैगाम देखकर आखिर एकनाथ शिंदे बताना क्या चाह रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एक बार जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी इसी सवाल के साथ आना चाहता हूँ कि इस पैगाम के जरिए आखिर एकनाथ शिंदे कहना क्या चाहते हैं, जरा ये बताइए और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमलेंदु जी।
राजीव जी, एकनाथ शिंदे जो कहना चाहते हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बने, देवेंद्र फडणवीस या पीयूष गोयल या तावड़े साहब कोई भी साहब हो वो अब नहीं बनेंगे, ये कहना चाहते हैं सीधे, और उसमें कोई दुराव छुपाव की बात ही नहीं है। और इसीलिए उनकी तबीयत खराब हो गई, गला भी खराब हो गया, बात कह दी उन्होंने अपनी, इस बात गला खराब हो गया कि ताकि ये बात वापस ना लेनी पड़े। तो अब ये बीजेपी को देखना है कि शिंदे साहब का गला कैसे ठीक होगा और कब वो बोलेंगे, क्योंकि शिंदे साहब तो ये बोल के कि जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने तो अपने पत्ते खोल दिए शिंदे साहब ने। अब निर्मला ताई जाए चाहे कोई से ताऊ जाए, अब वो जाकर वहां क्या करते हैं और किसको वहां मुख्यमंत्री अपना बीजेपी का दल का नेता चुनते हैं, बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साफ तौर पे कह दिया है एक तरीके से कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो एकनाथ शिंदे को बनना है, और नहीं है तो ठीक है अपना रास्ता देखेंगे एकनाथ शिंदे। बीजेपी अगर किसी और के साथ चाहती है तो सरकार बना ले बीजेपी, लेकिन बीजेपी के सामने राजीव जी संकट बहुत ज्यादा हैं और एकनाथ शिंदे उन संकटों को भांप चुके हैं कि बीजेपी के सामने संकट क्या है। बीजेपी चाहे तो कल तोड़ सकती है शिंदे साहब की पार्टी को और एक दूसरा एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी में पैदा कर सकती है, लेकिन अगर ऐसा करती है तो संकट ये होगा, फिर कहा जाएगा आप तो जिसके साथ रहते हैं उसी घर में तोड़फोड़ कर देते हैं। आपने पहले उद्धव ठाकरे घर में एकनाथ शिंदे पैदा किए, फिर एकनाथ शिंदे घर में दूसरा शिंदे पैदा कर दिया। तो बीजेपी असल में इससे बचना चाहती है कि ये उसके ऊपर आरोप ना लगे। अब दोनों जो है वो पहले तू का खेल खेल रहे हैं कि ताकि गठबंधन तोड़ने का जो है आरोप वो एक दूसरे के ऊपर डाला जा सके कि उसने तोड़ दिया, हमने तो नहीं तोड़ा था। अब इस पर चल रहा है, हो सकता है कि अंदर से कुछ बातें चल रही हो, एकनाथ शिंदे मानने को तैयार ना हो और वो तो मुख्यमंत्री बनना ही चाहते हो, तो दूसरी तरफ से भी बन सकती है। जैसे धनंजय जी बता रहे थे कि दूसरी तरफ से भी तैयारी हो सकती है। अजित पवार तो तैयार बैठे हैं, पहले ही तैयार थे, लेकिन अजित पवार तैयार बैठे तो अजित पवार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, शिंदे को क्यों बनवाएंगे? तो हो सकता है कि शायद थोड़ी सी ऐसी बात दिक्कत आ रही हो, लेकिन हो सकता है कि अगर 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनने का फॉर्मूला अगर बनाया जा सकता है अमित शाह द्वारा उद्धव ठाकरे के साथ, भले ही उससे मुकर गए हो, तो ये 2.5 साल का फॉर्मूला अजित पवार और एकनाथ शिंदे के बीच भी शरद पवार बनवा सकते हैं कि भाई ठीक है 2.5 साल बन लेना दोनों मुख्यमंत्री और सरकार चलाओ अच्छे से आराम से, वरना 6-6 महीने करके बदलते रहो, क्या दिक्कत है? जब सब कुछ चलता है इस देश में तो ये भी चल सकता है। तो कुल मिलाकर राजीव जी अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो उसने अपना जाल बुना था, फिलहाल उस जाल में फंसी हुई है। एकनाथ शिंदे इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आज की तारीख में शिंदे के साथ वो नहीं कर सकती जो उसने उद्धव ठाकरे के साथ किया था, भले ही 6 महीने बाद कर ले। तो अब शिंदे चाहते हैं कि जो समय है इस समय का सही लाभ उठाया जाए, बीजेपी को दबाया जाए और दबाकर जो है शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने। जैसा कि शिंदे साहब कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, जाहिर सी बात उन्होंने कह दिया है कि जनता ये चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बने। इसके पीछे दूसरा संदेश ये भी है जी, ये दूसरा संदेश है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। ये राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति जब तक वहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं आ जाता है तब तक ये राजनीति इसलिए भी चलती रहेगी क्योंकि एकनाथ शिंदे अभी भी उन्होंने अपना दावा छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री पद पे अब नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी जो बात वो गाहे बगाहे कह रहे हैं, सतारा में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर उन्होंने जो बातें कही, और अब चूंकि उनका गला खराब हो गया है, पहले बुखार और अब गला खराब, अब यानी वो चुप्पी साध बैठे हैं ये माना जाए। लेकिन क्या यहाँ से सियासत में कोई बदलाव हम देख रहे हैं? जरा शकील अख्तर जी इसको जरा इसके तार को जोड़ने की कोशिश करें, यहाँ दिल्ली से महाराष्ट्र के तार को। दिल्ली से तो एक ही तार जुड़ता है कि ताकतवर नेता की सच्चाई सामने आ गई। जो एक नैरेटिव बनाया गया था मीडिया के जरिए, बीजेपी के जरिए, भक्तों के जरिए कि वो जो चाहे कर सकते हैं, युद्ध रुकवा देते हैं, वो तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। खुद कहा था उन्होंने, किसी और ने नहीं, खुद मोदी जी ने कहा कि वहां युद्ध रुक गया और वहां केवल एक ही पासपोर्ट चल रहा है, इंडिया का। तो आज जो ग्राउंड रियलिटी है उसने वास्तविक कहानी सामने ला दी कि कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुन रहा। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ? इंदिरा गांधी थी, वो बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना देती थी, हीरालाल देवपुरा को बना देती थी, जगन्नाथ पहाड़िया को बना देती थी। वास्तविक ताकत थी। क्यों? क्योंकि वो ताकत उन्हें जनता ने दी थी, वो जनता के लिए काम करती थी। वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बनाती थी,
वो 1 सेकंड में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कर देती थी, वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर देती थी। ये होती है वास्तविक ताकत। और एक कहानियां होती हैं जिसे नैरेटिव कहते हैं, धारणाएं जो मीडिया के जरिए बनाई जाती हैं, व्हाट्सएप मैसेजों के जरिए बनाई जाती हैं, अपने भक्तों के जरिए बनाई जाती हैं कि मगरमच्छ पकड़ के ले आए थे। तो ये ताकत और ये कहानियां आज जो है जमीन पे आ गई हैं। तो आप जो दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली से कहानी तार जोड़ने की, तो सारे तार ही दिल्ली से जुड़े हुए हैं उसके। अगर वास्तविक ताकत होती तो जैसे हमारे बाकी सारे साथी कह रहे थे, वो फैसला करते और मुख्यमंत्री बन जाता वहां पे, क्या प्रॉब्लम थी? कोई कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन नहीं है वास्तविक ताकत। वास्तविक ताकत तो लोगों में होती है। और जब चुनावी संदिग्ध है, चुनावों की विश्वसनीयता पर ही सवाल उठ रहा है, तो फिर ताकत कैसे होगी? ये जो मॉक वोटिंग वहां पे हो रही है, जो वोटिंग करके देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो वो यही तो है कि इससे लोगों का ये मालूम पड़ रहा है, रिजल्ट क्या आएगा उसका वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि लोग उसमें भाग ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो, ये हम मतपत्र से वोट डालने जा रहे हैं, नकली है लेकिन हम वोट यहां डालने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोदी जी का सारा एक कहानी थी, वो धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही है। सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में आई, जब 240 पे वो रुक गए, बहुत बड़ा सेटबैक था वो। उस पे बात कभी होती है कभी नहीं होती, मगर वो जो झटका था वो मोदी जी के लिए बहुत बड़ा झटका था। और उसके बाद आप देख रहे थे कि उसके बाद जो लोकसभा संसद का सत्र हुआ था, उसमें मोदी जी जो है उनके चेहरे पे वो तकलीफ दिख रही थी वो, और राहुल गांधी वहां पे चढ़ के खेल रहे थे। अब कल से संसद शुरू हो रही है, तो देखते हैं कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आज बता दें आपको, बातचीत होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं जी। अब प्रियंका गांधी कल अपने चुनावी क्षेत्र से होके आई हैं 2 दिन में, धन्यवाद देने गई थी, और आते ही आज सुबह 10:15 बजे वो पार्लियामेंट पहुंच गई। जो कांग्रेस संसदीय दल का ऑफिस है वहां जाके पहुंच गई। 10:30 बजे से जो मीटिंग शुरू होने वाली थी इंडिया गठबंधन के लोगों की, उससे पहले आप पहुंच गई और अपना कामकाज वो देखने लगी। तो कांग्रेस के लोग कोशिश कर रहे हैं, आ रहे हैं। और ये भी बता दें कि कल जो है के पास अकेले गई थी मिलने के लिए। हाँ, वो तो खैर वो तो बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए, वो तो एक औपचारिक होता है। मिलने गई थी वो, उनसे मिलना चाहिए, मिली, बात करी उनसे अच्छे से, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो एक जेस्चर होता है वो, तो उसको वो निभा रही हैं। जो संवैधानिक चीजें हैं, जो चीजें हैं, क्योंकि ये सीधा संदेश है, किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं है, कोई पर्सनल वाद विवाद नहीं है। तो आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और मैं लोकसभा की मेंबर हूं, तो मैं मिल रही हूं। तो हम ये बता रहे थे कि कल जो है चुनाव आयोग ने बुलाया है कांग्रेस को, इसी महाराष्ट्र पे, जो महाराष्ट्र में इसीलिए ये मॉक वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग और ज्यादा दबाव में है। इससे पहले कभी चुनाव आयोग ने इस तरह नहीं बुलाया। आप याद कीजिए कि हरियाणा में कांग्रेस खुद गई थी, जैसे कि हर बार जाती है, दूसरे दल जाते हैं अपना ज्ञापन लेके, अपनी शिकायत लेके। लेकिन अब जो शिकायतें हुई, जो महाराष्ट्र के नेताओं ने वहां पे ज्ञापन दिया, उसके बाद उन्होंने उन्हें बुलाया है। दबाव में है वो, और दबाव में आदमी तब आता है जब उससे गलतियां होती हैं और वो गलतियां पकड़ी जाती हैं। महाराष्ट्र अपने आप में, हरियाणा भी है, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनकी चीजें छुप नहीं पाएंगी, वो सारी की सारी सामने आएंगी। तो इसलिए अब देखते हैं बुलाया है, क्या होता है क्या नहीं होता, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मुद्दा सबसे बड़े दो, जैसे आपने कहा कि दिल्ली से जोड़ने की बात करी आपने, तो 2 ही मुद्दे हैं कि एक, मोदी जी और अमित शाह की वास्तविक ताकत कितनी है, ये महाराष्ट्र ने बता दिया, वो महाराष्ट्र में सामने आ गई। दूसरा, चुनाव आयोग जो ये समझ रहा था कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, हरियाणा पे उसने बड़ा खराब जवाब दिया था। उसने कहा था कि आपकी शिकायतें करने की आदत बढ़ गई है जी, आप सावधान रहिए। बहुत खराब जवाब था वो, अपमानजनक जवाब था वो, लेकिन अब उसको बुलाना पड़ रहा है और कल वो सुनेगा इनको। आज जो आप मीटिंग की बात कर रहे थे उसमें यही बात हो रही है कि किस तरह जो है वहां पे चुनाव आयोग में कांग्रेस जो है, महाराष्ट्र का पक्ष जो है,
और महाराष्ट्र के साथ दूसरा जो पक्ष है सारे के सारे वो पेश करें। एक बात हम वहां भोपाल गैस त्रासदी पे जरूर कह दें हम कि 40 साल हो गए और बहुत दुखद बात है, लेकिन हम ये सिर्फ बताने के लिए कह रहे हैं कौन कितना छापता है, कौन कितना दिखाता है। आजकल हम भी बहुत अखबार नहीं पढ़ते हैं, टीवी तो देखते नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, जो अपना अखबार पढ़ते हैं हम देशबंधु, तो आज देशबंधु के भोपाल एडिशन में इसमें बड़े विस्तार से छपा है। वहां की त्रासदी के बारे में देशबंधु अखबार ने सारी डिटेल छापी है, लोगों को याद किया है, उस दुख को याद किया है, सरकार जो नहीं कर पाई है उसको याद किया है, और सरकार क्यों नहीं कर रही है इस पर भी सवाल किए। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि है ऐसे अखबार, है ऐसे मीडिया जो आज काम कर रहे हैं क्योंकि वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो आम जनता है, लोग हैं, कोई और नहीं है। तो हम ये बता रहे थे कि कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक संसद शुरू होने की उम्मीद है, हो जाएगी, और किस पे चर्चा होती है, मणिपुर पे होगी, संभल पे होगी चर्चा, किस विषय पे होगी, और चुनाव आयोग में कल क्या होता है, चुनाव आयोग में कांग्रेस अपना पक्ष कैसे रख सकती है। और जो तीसरा महाराष्ट्र का सवाल है, तो महाराष्ट्र का सवाल तो बीजेपी के लिए बहुत उलझा हुआ है। वो बात सही है जो हमारे सारे साथी लोग कह रहे थे कि वहां के नेताओं के लिए भी उलझा हुआ है, जो दूसरी पार्टीज के नेता हैं, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार वगैरह के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा उलझा हुआ तो वो अमित शाह और मोदी जी के लिए है कि अमित शाह और मोदी जी का वहां पे आदेश नहीं चल रहा है, हुक्म नहीं चल रहा है वहां पे। तो हुक्म का न चलना, एक जगह नहीं चल रहा, तो उसका मैसेज पूरे देश में सब जगह जाता है कि आपके हुक्म में अब वो ताकत नहीं बची है, आप में खुद में वो ताकत नहीं बची कि आप कह सके कि ये करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपने कह दिया कि फलाना आदमी मुख्यमंत्री होगा, वो जैसे बता रहे थे अभी, कई नाम चल रहे हैं वहां पे, हमें भी कुछ जानकारियां मिल रही हैं, संसद में इन सब चीजों पर चर्चा होती रहती है, बीजेपी के लोग चर्चा करते हैं, बताते हैं किसका नाम चल रहा है। एक पूना के जो एमपी हैं, जो मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं, उनका नाम भी बहुत चल रहा है। हमने 2-3 बड़े वरिष्ठ नेताओं ने उस बारे में बात करी, हमसे बताया उन्होंने कि उनका नाम भी चल रहा है, और भी कई नाम हो सकते हैं चल रहे हैं। तो ये सारे नाम चल रहे हैं, मगर मोदी जी, अमित शाह ये नहीं कह पा रहे हैं कि भाई ये फलाना नाम है। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कह दिया था, जैसे राजस्थान में उन्होंने कह दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश राजस्थान में कब कहा था? लोकसभा चुनाव से पहले। इस लोकसभा चुनाव ने जो हम कह रहे थे कि बहुत बड़ा धक्का लगा है, ये इसके असर दिखता रहेगा। 240 पे रुकना, आपके पास मेजोरिटी नहीं है, तो ये असर जो है आपको दिखता रहेगा। तो ये अब महाराष्ट्र का सीन देखते हैं क्या होता है, और कल जो है चुनाव आयोग का बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और संसद कैसे चलती है, संसद में कांग्रेस किस तरह अपनी बात रखती है, विपक्ष के दूसरे नेता किस तरह अपनी बात रखते हैं, ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जी, जब तक आपका सिक्का चलता रहेगा तब तक आप प्यादों को राजा बनाते रहिए, लेकिन जिस दिन सिक्का चलना बंद हो गया उस दिन फिर परिस्थितियां बदल जाएंगी। प्रशांत टंडन जी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो मॉक पोलिंग हो रही है गांवों में, इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? इससे क्या एक आंदोलन वो खड़ा होते हुए हम देखते हैं इस चुनावी धांधली के खिलाफ? बिल्कुल, और इस तरीके की बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं महाराष्ट्र में। अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि लोग तैयारियां कर रहे हैं, डेटा पे रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है, और ये मॉक पोलिंग हो रही है जो बैलेट पेपर से हो रही है, और इस मॉक पोलिंग के नतीजे ईवीएम के नतीजे से मिलाए जाएंगे, और फिर ये खबर कल तक या आज रात तक बाहर आएगी, और आप देखिएगा कि एक नया विमर्श जो है वहां से महाराष्ट्र से पैदा होगा। भले वो 10 जगह हो, 15 जगह हो, लेकिन वो एक नई बात वहां से निकल कर आएगी। दूसरी बहुत अहम बात है, आज ही मेरी बात हुई है, महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसकी हवा हरियाणा तक अब आ रही।
तो अब महाराष्ट्र में जो होगा वो हरियाणा में भी उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी पे एक बात मैं कह दूं कि जो बात हो रही है वह सिर्फ एक बात जोड़ दूं कि एक हीरो थे वहां पे स्टेशन मास्टर जिन पे वेब सीरीज बनी है, गुलाम दस्तगीर। गुलाम दस्तगीर भोपाल के स्टेशन मास्टर थे और उन्होंने क्या किया था, जान पर खेल कर उन्होंने भोपाल से गुजरने वाली और भोपाल स्टेशन पर पहुंचने वाली सभी ट्रेनों को थ्रू कर दिया था, यानी उसको भोपाल स्टेशन में रुकने नहीं दिया और जो भोपाल की तरफ ट्रेनें आई उनको डाइवर्ट कर दिया। हजारों लोगों की जान उन्होंने बचाई थी और उन्होंने मिथाइल आइसोसिनेट उनको एक्सपोजर हो गया, बाद में उनको कैंसर से उनकी मौत हुई। तो गुलाम दस्तगीर पे ही वो वेब सीरीज बनी है। एक दूसरी बात वापस लौटते महाराष्ट्र पे, देखिए वहां पे जो पहेली है, जो जैसा मैंने चर्चा किया कि कांग्रेस पार्टी का जो पूरा कैंपेन था वो सामाजिक न्याय पे था और वो 50% की लिमिट बढ़ा देंगे, संविधान, जातिवार जनगणना, ये सब, और दावा बीजेपी कर रही कि वो ओबीसी के समर्थन से जीत कर आई है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, एक मराठा, एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर और 2 मराठा डिप्टी सीएम, ये जो कॉम्बिनेशन है ये पहेली है बीजेपी के लिए। और पता नहीं, मुझे लगता है कि शायद एकनाथ शिंदे का ही कहीं नाम न कट जाए डिप्टी सीएम से भी। बहुत सारे संभावनाएं महाराष्ट्र में हैं, लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जीत ऑर्गेनिक अगर होती तो जैसा शकील जी कह रहे, एक फोन जाता और वो अपॉइंट करते किसी को। जीत में विवाद है, चुनाव के नतीजों में विवाद है और उसमें ये कॉम्बिनेशन में अगर बीजेपी फंस गई तो आप देखिएगा कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए, शरद पवार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए एक नया रास्ता राजनीति का खोले, क्योंकि जो आप दावा कर रहे हैं वो दावा आपने सरकार बनाते वक्त नहीं किया। सामाजिक न्याय के विमर्श में आप एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दें तो बड़ा मुश्किल होगा ये। जी बिल्कुल, बहुत कुछ अभी विमर्श में है, चर्चा में है और देखते हैं आगे होता क्या। लेकिन भारत शर्मा जी, भोपाल से इतर अगर दिल्ली की तरफ देखते हैं आप, और दिल्ली में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाइयाँ और उसमें अभी क्या चल रहा है ये आप बेहतर समझ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर महाराष्ट्र की भी चर्चा हम कर रहे हैं, ईवीएम को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं, यानी चुनावी धांधली पे चर्चा कर रहे हैं और इसमें मॉक पोलिंग, जरा ये सब मिलाकर आपसे समझना चाहता हूँ सिविल सोसाइटी के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या कोई आंदोलन सिविल सोसाइटी की तरफ से भी अभी फ्रेम किया जा रहा है? असल में मुझे लगता है कि राजीव जी, सिविल सोसाइटीज तो इस पे बहुत पहले से लड़ रही है। ईवीएम को लेकर जितनी भी रूलिंग आई है वो सब एडीआर और सिविल सोसाइटीज के लोगों ने ही किया है। चुनाव से पहले ये जो चुनाव आयोग जो ये दावे किया करता है कि जो हमारा जो यूनिट है वो किसी से अटैच नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल सिक्योर है, और ये तमाम जो बातें करता है, ये सारी बातें ये कोर्ट में भी करता था। ये लोकसभा चुनाव से मतलब जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस बीच में एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत जबरदस्त रूलिंग आई थी जिसमें उन्होंने सिंबल लोडिंग यूनिट SLU उसको उन्होंने सिक्योर करके रखने की बात की थी। उसमें असल में हुआ ये कि जब चुनाव आयोग से कोर्ट ने ये सवाल पूछा कि भाई आप ठीक है, आप कहते हैं कि ईवीएम को आप कहीं से अटैच नहीं करते हैं, तो आखिर ईवीएम में आप सिंबल यूनिट जो कैसे लोड करते हैं। तब ये बात निकल के आई कि उसके लिए एक सिंबल यूनिट लोडिंग यूनिट होता है और उसमें सिंबल कहां से आता है, तो वो चुनाव आयोग की वेबसाइट से अपलोड होता है। और चुनाव आयोग की वेबसाइट से कैसे अपलोड होता है, तो फिर ये बात निकल के आई कि वो लैपटॉप से होता है। तो आप एक लैपटॉप को आप उसको इंटरनेट से जोड़ते हैं और उससे आप उसको ईवीएम से आप उसमें सिंबल लोड करते हो। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि जब इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि उसमें आप कोई इस तरीके का आप सॉफ्टवेयर अपलोड कर दें जिससे वो चुनाव को प्रभावित कर सके जब आप बाकी जगह सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इसीलिए फिर ये सवाल खड़ा हुआ कि जो
जो सिंबल लोडिंग यूनिट्स है इसको आप सिक्योर करके रखेंगे, तो उसमें एक निश्चित टाइम पीरियड दिया गया है, अब वो मैं भूल गया कितने दिन का है, लेकिन उसके बीच में कोई भी अगर 45 दिन का, तो वही, तो उसके बीच में ये कर सकते हैं। और ये वीवीपैट और इसकी मिलान को लेकर भी उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगर, उसमें ये सवाल भी आया था भारत जी, ये सवाल भी आया था कि सिंबल लोडिंग यूनिट जो है इस मतलब कुल जमा ये है कि ये एक लैपटॉप है जिससे आप सिंबल अपलोड करते हैं इसमें ईवीएम में, जहां जो बैलेट यूनिट जो है उसमें, और सबसे बड़ी चीज है कि इसके बाद इस लैपटॉप का क्या करते हैं, ये पूछा गया। जस्टिस खन्ना थे उस समय जो अभी सीजेआई हैं, पूछा गया, जस्टिस दत्ता भी थे, लेकिन वहां बताया गया कि इसको हम सुरक्षित नहीं रखते, ये ठीक है, मतलब गोल मटोल वहां पे बातें हो रही थी, लेकिन बाद में ये कहा गया कि इसको आप सुरक्षित रखेंगे। ये जो डायरेक्टिव है उसमें कहा गया है कि सुरक्षित रखेंगे 45 दिनों के लिए। अब उसके बाद दूसरी चीज जो महत्वपूर्ण है उसमें माइक्रोचिप जो है उसका मिलान करने वाली बात, जिसको ऑलरेडी योगेंद्र पवार ने उस पर 19 माइक्रोचिप के मिलान के लिए एप्लीकेशन दिया है, जिसमें 9 लाख उन्होंने खर्च किए हैं। 47,500 रुपये पर माइक्रोचिप के लिए है, जिसमें ये सारे जो वोट डाले जाते हैं वो और इधर जो वीवीपैट है उसका मिलान होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये मिलान आप सिर्फ 5% ही बूथों पे कर सकते हैं किसी विधानसभा के। बिल्कुल, मैं इसमें एक चीज और आपको बता रहा था, उस समय जब ये बात हुई थी तो एक डिमांड सिविल सोसाइटीज की तरफ से ये भी उठी थी कि जिन लैपटॉप से सिंबल लोड किया जाता है उसको भी सिक्योर करके रखा जाए, जिससे ये पता पड़ सके कि उसमें आप कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब चुनाव आयोग ने यह कह दिया कि वो जो लैपटॉप है वो जो कंपनी के इंजीनियर हैं वो खुद लेकर आते हैं, इसलिए वो चूंकि हमारे नहीं है इसलिए हम उसको सिक्योर नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये बात वही थी कि ये सारा कुछ गड़बड़ झाले वाला मामला है। लेकिन इसको लेकर बहुत समय से, ईवीएम को लेकर बहुत समय से सिविल सोसाइटी सवाल खड़े कर रही है। अभी से नहीं, पिछले कई चुनाव से हो रहा है। और जब पूरी दुनिया में जब इसको बंद कर दिया गया, जर्मनी में तो केवल 2 लोगों के कहने पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि उनको ये लगता भाई पारदर्शिता, असल में इलेक्शन तो पारदर्शिता है, अगर पारदर्शिता नहीं है या लोगों को उस पर संदेह हो रहा है तो, और ये जो बात है ये उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने उठाई थी, जिसमें इनके कई कैंडिडेट थे जो करीब 50,000 वोटों से कम से हारे थे। तब भी ये बात उठ के सामने आई थी कि कांग्रेस इसको लेकर कोर्ट जाएगी। उसके बाद क्या हुआ वो जानकारियां सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन ये सवाल खड़े हुए थे। तो इसलिए ये है। दूसरा, मैं बस एक छोटी सी एक बात कह दूं कि शिंदे जी को लेकर कि देखिए, लाडली बहना योजना जो लागू करता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये बात शिवराज जी ने शिंदे जी को समझा दी है। उन्होंने भी लाडली बहना योजना लागू की थी और बेचारे वो खुद भी सीएम नहीं बन पाए, उसके बाद केंद्र में चले गए। जी राजीव जी। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो लाडली बहन योजना मत लागू करना, वरना आप शिवराज सिंह चौहान की तरह आपका हश्र होगा और एक नाथ शिंदे की तरह हश्र होगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए भाजपा के खासकर प्यारे प्यारे साथियों, भाजपा के प्यारे प्यारे साथियों, लाडली बहन योजना अगर आपने लॉन्च किया तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और 2 राज्य, हमारे साथी भारत शर्मा जी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, भोपाल से अभी जुड़े हुए हैं, और ये बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का क्या हश्र हुआ, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे नहीं बन पाए, और अब एक नाथ शिंदे भी शायद उसी राह पर चल रहे हैं। सही कह रहा हूं धनंजय जी? लेकिन धनंजय जी मुख्यमंत्री बना रहे हैं एक नाथ शिंदे को। और आपको दे रहा हूं इसका, प्रशांत भाई और शकील भाई और आप लोग विश्लेषण कीजिए जी। अजित पवार जी जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, और वो जब शरद पवार से अलग हुए तो उन्होंने कहा कि अगर मैं उनका अपना बेटा होता तो मुख्यमंत्री बनाया जाता। मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सका, मैं लगातार डिप्टी सीएम भी बना रहा। तो वो ऑप्शन आप जो है आप उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब शिंदे साहब का नहीं जमेगा तो वो ऑप्शन भी खुल सकता है। फिर 132 सीट लेकर के बीजेपी जो है विपक्ष में बैठ सकती है। और बिहार फार्मूला बेसिकली यही है। अगर बिहार फार्मूला कल तक लागू हो गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा। अजित पवार अगर मुख्यमंत्री के लिए खड़े हो जाएं तो फिर खेल पूरा बदल जाएगा। ये अभी लग रहा होगा हमारे जरा बताइए कैसे 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 ये फार्मूला पूरा बताइए जरा। देखिए, अजित पवार जी को मुख्यमंत्री बनना है, शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए दोनों के बीच हो सकता है कि अजित पवार जी पहले आप मुख्यमंत्री बन लीजिए, हम तो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब आप मुख्यमंत्री बन लो,
बाद में हम रहेंगे। अब अजित पवार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो पीछे से बाहर से समर्थन कर देगा। अब अजित पवार और शिंदे दोनों मिलकर के सरकार में होंगे और सरकार चलेगी जितने दिन चलने होगी। बीजेपी के लिए तो यही रहेगा ना, तो ये भी खेल हो सकता है। तीनों इंडिया गठबंधन जी, तीनों इंडिया गठबंधन प्लस अजित पवार प्लस शिंदे मिलकर 146 सीटें होती है, सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए। बिल्कुल आप सही। और वो भी जो निर्दलीय है वो भी साथ में आ जाएंगे ना, तो कुछ भी हो सकता है, एक खरभंडल तो किया जा सकता है। तो देखिए अभी क्या होगा। चलिए, आप मुंबई बैठे हैं, कुछ करवाइए। उम्मीद यही कर रहे हैं कि राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, कुछ करवाएंगे आप जरूर। मुंबई में बैठे हुए हैं अमलेंदु जी, आप दिल्ली बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? अब सलाह दे रहे हैं, ऐसी सलाह धनंजय जी को आप भी? जी बिल्कुल, धनंजय जी की सलाह एकदम उचित है। और अगर मान लीजिए एकनाथ शिंदे नहीं बनते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को तो ना बनने दें कम से कम। भाई दोनों मराठा भाई मिल जाए तो अजित पवार को बनवा दें और 6 महीने का या 2.5 साल का जो है आपस में समझौता कर लें दोनों मराठा कि भाई 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे और शरद पवार इसमें बीच में बैठ के फैसला करा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे को भी कोई आपत्ति नहीं होगी कि भाई जो दुश्मन जो है असली वो एकनाथ शिंदे थोड़ी है, दुश्मन तो बीजेपी है सबकी। तो एकनाथ शिंदे की भी दुश्मन अगर बीजेपी हो जाती है और अजित पवार की तो रही है और अभी भी है, क्योंकि अजित पवार ही महायुति के पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि ना तो मोदी जी की जरूरत है उनके यहाँ सभा की और ना वहां चलेगा, पटोगे तो कटोगे। तो अजित पवार तो तैयार बैठे हैं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो अगर दोनों मराठा एक हो जाते हैं तो ये दोनों मराठा मिलकर पेशवाई राज को जो उखाड़ सकते हैं। तो अब ये भी देखना है कि पेशवाई राज वहां चलेगा कि मराठाओं का राज चलेगा। अब ये लड़ाई भी वहां हो सकती है, तो इसलिए लगता है कि मराठा एक हो जाएंगे और पेशवा राज वहां नहीं चलने देंगे। जी, मराठा पेशवा आप तो इतिहास में लेके चले गए, इतिहास के पन्ने पलटने की इच्छा होने लगी। चलिए खैर, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की राजनीति और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि 288 सीटें हैं, बड़ा स्टेट है, खासकर उत्तर प्रदेश के बाद। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 288 सीटें। इन 288 में से 233 सीटें महायुति को आई हैं और महायुति क्या महायुति की तरह रहेगा ये गठबंधन, ये बड़ा सवाल है। और इसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स लगे हुए हैं, इसलिए ये सवाल अभी भी है, सवाल बना हुआ और अभी भी बना हुआ है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ कि एकनाथ शिंदे कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो बातें कही हैं वो लगता है ऐसा कि वो दबाव में उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन बीजेपी 132 सीटें लाने के बाद भी आखिर अभी तक अपने विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुन पाई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवाल होंगे, इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 4 तारीख को यानी परसों बीजेपी की विधायक दल की बैठक है और उस बैठक में ये फैसला हो जाएगा कि उनके विधायक दल के बैठक और आखिर सामने मुख्यमंत्री का चेहरा क्या आएगा या उससे पहले कुछ और खेल होगा। क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो खेल करने में आगे रहा है। 2019 में हम लोगों ने देखा और 2019 से 2024 के बीच हमने 3 सरकारें महाराष्ट्र में देख ली। क्या यही एक सरकार चलेगी या सरकारें यहाँ भी बनती बिगड़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी, बहुत कुछ। लेकिन इधर दिल्ली में उसका बहुत असर पड़ेगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद गोल करते हैं और सिनेमा हॉल में पहुंचते हैं और पिक्चर देखते हैं द साबरमती रिपोर्ट। बीजेपी को बहुत पसंद आ रही है ये फिल्म। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे तमाम साथियों को, अमलेंदु जी आपको, प्रशांत जी आपको, भारत शर्मा जी, शकील जी और धनंजय कुमार जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जुड़े थे हमारे साथी डॉक्टर राकेश पाठक जी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ बने रहे, लगातार अपनी चर्चा कर लिखते रहे, कमेंट